आप लोग कक्षा 8 में हैं और आप लोगों को अपनी कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले इतिहास के अंदर एक अध्याय पढ़ना है और उस अध्याय का नाम है इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियल रूल ऑन रूरल इकोनॉमी, यानी कि शाही शासन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। इन सारे चीजों के बारे में, इन सारे ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में आप लोगों को इस अध्याय में पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। सामने जो आप लोगों को दिख रहा है यह पृष्ठ संख्या 77 है पारस प्रकाशन पुस्तक का, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को सामने दिख रहा है, मेरे पीछे दिख रहा है। यह अध्याय संख्या 3 है जो कि आप लोगों के पुस्तक पारस प्रकाशन में दिखेगा, या आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पुस्तक ले लें पारस प्रकाशन का। अब हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियल रूल ऑन रूरल इकोनॉमी, और इस अध्याय को हम लोगों ने पहले शुरू कर रखा है और अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारी बातें हम लोगों ने की है इस अध्याय के तहत, जो भी हम लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ना है, और मैं उसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। पिछली कक्षा यानी कि अंतिम कक्षा में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, जो बिंदु स्टार्ट किया था, शुरू किया था, वो था कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का वाणिज्यीकरण, यानी कि कृषि से कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे पैसे के लक्ष्य से जो कृषि था, अब उसकी बात हम लोग करना शुरू किए थे पिछली कक्षा के अंतिम टॉपिक में, अंतिम बिंदु में। उसी को आगे बढ़ाएंगे इस कक्षा के माध्यम से, इस अध्याय को आगे बढ़ाया जाएगा और बात की जाएगी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में। हम लोगों ने ओपियम वार की बात कर ली थी, यानी कि अफीम वाला जो युद्ध था, अफीम के लिए कैसे चीन और इंग्लैंड जो है, चाइना और ब्रिटिशर्स जो हैं, ये आपस में लड़े, ये हम लोगों ने देखा था। ओपियम वार, ओपियम को हिंदी में अफीम कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नीड ऑफ इंडिगो की, यानी कि अब नील जो है, नील की खेती और नील की क्या आवश्यकता है उसकी बात करेंगे, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में मैंने बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं भारतीय किसानों को, भारतीय कृषकों को कहते थे कि तुम्हें इसी चीज की खेती करनी है, दबाव डाल के कुछ खास चीजों की खेती करवाते थे जिससे उनको आर्थिक लाभ ज्यादा मिलने वाला था। उसमें जो था रॉ जूट की बात आती थी, कॉटन की बात आती थी, इंडिगो, सिल्क, ओपियम, पीपर, टी और शुगर, इन सारे चीजों की बात आती थी। इन सारे चीजों के खेती पर ये अंग्रेज जो है ज्यादा ध्यान दिया करते थे। तो ओपियम वार हम लोगों ने देखा कि कैसे ओपियम के लिए चाइना जो है अपना रास्ता नहीं दे रहा था, तो उसने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने चाइना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब आगे बात करेंगे नीड ऑफ इंडिगो की, यानी कि नील की आवश्यकता, नील के खेती की आवश्यकता क्यों है, नील की आवश्यकता क्यों है। द ब्रिटिश इंडीड इंडिगो फॉर कलरिंग द क्लॉथ, जो अंग्रेज थे उनको इंडिगो की जरूरत खास तौर पर किस लिए थी, तो वस्त्रों को रंगने के लिए, क्योंकि नील, नीला रंग, ये सारा कुछ जो है यह इंडिगो है, और इसी वस्त्र के रंग रोहन, रंगने के लिए इंडिगो की आवश्यकता थी, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो कोई भी हो। और चूंकि ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स को इसी चीज के लिए खास कर इंडिगो की, यानी कि नील की आवश्यकता थी। दे प्रेशराइज द पीजेंट टू प्रोड्यूस इंडिगो, ये जो अंग्रेज थे ये दबाव डालते थे किसानों पर कि इंडिगो यानी कि नील का पैदावार करो, नील की खेती करो। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप इंडिगो कल्टीवेशन एक्सपेंडेड इन बंगाल एंड स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम इंडिया, और इसी के परिणाम स्वरूप, क्योंकि इनका फोकस जो अंग्रेजों का रहता था वो इंडिगो पर रहता था, इंडिगो जैसे अलग अलग चीजों पर रहता था जिससे ज्यादा से ज्यादा अर्थ कमाया जा सके, यानी कि पैसा कमाया जा सके, रुपया कमाया जा सके, डॉलर कमाया जा सके, यूरो कमाया जा सके, पाउंड कमाया जा सके, जो भी मुद्रा है वो कमाया जा सके। इसके कारण से ये प्रेशराइज करते थे भारतीय किसानों को, दबाव डालते थे कि तुम इंडिगो की और ऐसे पदार्थों की खेती करो जिससे इसका पैदावार हो।
एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इंडिगो कल्टीवेशन एक्सपेंडेड इन बंगाल, बंगाल में इंडिगो का जो कल्टीवेशन था वो बढ़ता चला गया और ये इंडिगो जो है ये स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम इंडिया, और ये भारत से बाहर भी बढ़ता चला गया, यानी कि इसकी खेती जो है भारत से बाहर भी बढ़ता चला गया। इंडिगो वाज इन ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड, इंडिगो की पूरे संसार में बहुत ज्यादा मांग थी। द ब्रिटिश ट्रेडर अल्योर्ड द फार्मर बाय गिविंग देम लोन इन एडवांस, जो ब्रिटिश व्यापारी थे, जो अंग्रेज व्यापारी थे, वो भारतीय किसानों के अल्योर यानी कि खुश करते थे, उनको इस तरीके से खुश करते थे कि उन्हें लोन एडवांस में, यानी कि ऋण जो है वो पहले देकर किसानों को आकर्षित करना, खुश करना, ये अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था ताकि इससे वो मोटिवेट हो, प्रोत्साहित हो और ज्यादा से ज्यादा इंडिगो की खेती करें, नील की खेती करें। द फार्मर वे आर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो एंड इन रिटर्न दे गॉट अ वेरी लो प्राइस एंड द बर्डन ऑफ लोन अवे टाइड द फार्मर। अब क्या है कि पैसा इनको दिया जा रहा है, पैसा इनको एडवांस में मिल रहा है, एडवांस में ना भी मिले तो जब ये मांग रहे हैं तब मिल रहा है, अब मिल रहा है और इनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम ओपीएम की, तुम इंडिगो की, तुम ओपीएम की, तुम सिल्क की, तुम कॉटन की, इन सारे चीजों की खेती करो। तो यहाँ पर चूंकि इंडिगो की बात हो रही है तो फार्मर को फोर्स किया जा रहा है कि तुम कल्टीवेट करो इंडिगो की, इसके बदले में फार्मर को पैसा भी ज्यादा नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब पैसा नहीं मिल रहा है, खेती सही से नहीं हो रहा है, पैदावार सही से नहीं हो रहा है, तो जो ऋण है उसको भी चुकाने में, ब्याज देने में और मूल रुपया देने में, मूल धन देने में भी इन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ये लोग थक जा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 79 पर, अभी तक हम लोग थे 78 पे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। Most of the farmers were not interested to cultivate indigo as it was not a food crop. चूंकि यह खाद्य फसल नहीं था, फूड क्रॉप नहीं था, इसलिए अधिकांश जो किसान हैं वो इंडिगो के पैदावार में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, क्योंकि एक तो ये फूड क्रॉप नहीं है और दूसरा इससे उनको आर्थिक रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। रिटर्न तो दूर की बात है, यहाँ पर वो और ज्यादा कर्ज में जाते जा रहे हैं। The farmer were more interested in the cultivation of food crop as it could feed the poor family. जो किसान थे वो ज्यादा किस ओर प्रभावित थे, तो वो फूड क्रॉप यानी कि खाद्य फसलों पे ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि इससे, इसके पैदावार से जो पुअर फैमिली है, जो गरीब परिवार है, उसका पेट भरता है। भले ही इससे ज्यादा आर्थिक लाभ हो या ना हो, लेकिन जो जीवन जीने के लिए चाहिए, जो लोगों को जीवन जीने के लिए चाहिए, वो सारी चीजों की पूर्ति होती है, अन्न की पूर्ति होती है। तो ये सारा चीज जो है गरीब परिवारों के लिए ज्यादा मायने रखता है, इसलिए जो किसान है वो फूड क्रॉप पर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे गेहूं, चावल, इन सारे चीजों की बात करें, धान की बात करें, गेहूं की बात करें, मक्के की बात करें, टी की बात करें, कॉफी की बात करें, इन सारे चीजों पे फार्मर का फोकस जो है, किसानों का, कृषकों का फोकस जो है, ध्यान जो है वो ज्यादा रहता था, न कि ओपीएम जैसे चीजों पर और इंडिगो जैसे चीजों पर। Moreover, the indigo cultivation affected the fertility of the soil and the land of Bengal was very fertile, which was suitable for rice cultivation. यहाँ पर क्या ये जा रहा है कि ठीक है, किसान जो है वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिगो की खेती करें, वो चाहते थे कि फूड क्रॉप की खेती करें, क्योंकि इंडिगो से ना तो उनको आर्थिक लाभ मिल रहा है और ना तो उनके पेट में और उनके परिवार के उनके जैसे अलग अलग लोगों, गरीब परिवार के पेट में अन्न जा रहा है, तो ना पैसा मिल रहा है ना अन्न मिल रहा है। लेकिन इसीलिए ये लोग चाहते थे कि हम लोग फूड क्रॉप की यानी कि उन सारे फसलों की खेती करें जो खाद्य दे, यानी कि खाद्य फसलों की बात करें जिससे भोजन मिले। लेकिन चूंकि यहाँ पर इंडिगो जैसे पदार्थों को इनको फोर्स करके पैदावार करवाया जाता था, फसलों का पैदावार करवाया जाता था, फसलों की बुआई करवाई जाती थी, तो इसके कारण से एक चीज, एक सकारात्मक पक्ष ये निकला कि जहां जहां इंडिगो का कल्टीवेशन होता था वहां से जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, यानी कि जो मिट्टी का जो उपजाऊपन था वो बढ़ता जाता था, और जहां जहां इंडिगो की खेती हुई सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ी, और जिसके कारण से राइस का कल्टीवेशन यानी कि धान और चावल वाली जो खेती है वो और ज्यादा मजबूत होती गई, पैदावार बढ़ता चला गया। तो एक
जो सकारात्मक पक्ष इस नकारात्मक पहलू से भी देखने को मिलता है, इंडिगो की खेती से देखने को मिलता है, वो ये है कि राइस यानी कि जो धान और जो चावल वाला जो खेती है वो इससे और ज्यादा मजबूत हो जाता है। यहाँ का जमीन जो है इस फूड क्रॉप के लिए ज्यादा फर्टाइल बन जाता है ड्यू टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपैक्ट का, असर का। द ब्रिटिश इंडस्ट्री एंड ट्रेडर गॉट बेनिफिट। जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थे, जो अंग्रेज वाले जो उद्योग थे और जो व्यापारी थे, उनको फायदा मिला इससे। इंडियन फार्मर वेयर एक्सप्लॉइटेड। इसका असर क्या पड़ा कि भारतीय जो किसान थे वो शोषित होते चले गए। द इंडियन फार्मर वेयर ट्रैप्ड इन द नेवर एंडिंग लोन साइकिल। जो भारतीय किसान है वो कभी न खत्म होने वाला जो ऋण और ब्याज वाली जो सिस्टम थी उसमें वो अटक गए, फंस गए। द exploitative role of money lender increased when the farmer were not able to pay high rent of land revenue. They took loan at high rent for interest from the money lender, cheated the innocent farmer by forged signature, taking advantage of illiteracy of the farmer. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकी। जो किसान थे, और किसान जो थे वो अधिकांश जो थे वो अशिक्षित थे, इलिटरेट थे। तो जो मनी लेंडर था यानी कि जो पैसा देने वाला व्यक्ति था वो इसका फायदा उठाता था, नाजायज लाभ उठाता था, और ज्यादा से ज्यादा ब्याज देने वाला जो इंटरेस्ट होता था, ज्यादा से ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट होता था वो लिखकर कहता था कि हम आपसे 3% लेंगे, लिखा हुआ रहता था 13%। और चूंकि जो किसान है वो अशिक्षित है तो उनसे हस्ताक्षर करवा लिया जाता था, और हस्ताक्षर करवा लेने के बाद जो हस्ताक्षर किया गया 13% पे, 23% पे वही देना है। बोलने के लिए बोला गया कि हम आपसे 3% का ब्याज लेंगे, लिया जा रहा है 13%, 23% का। उससे किसान मुकर भी नहीं सकता है क्योंकि वो उसी पर हस्ताक्षर कर रहा है, और वो हस्ताक्षर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अशिक्षित है, वो पढ़ नहीं पा रहा है। इसका भी फायदा जो है वो मनी लेंडर ने उठाया और एक्सप्लॉइट किया किसानों को, गरीब किसानों को, अशिक्षित किसानों को। द प्लांटेशन स्टार्टेड इन इंडिया बाय ब्रिटिश प्लांटर। और इसका नतीजा एक और ये भी रहा कि भारत में ब्रिटिश प्लांटर के द्वारा, यानी कि जो अंग्रेज जो पेड़ लगाने की बात जो आ रही है वो अंग्रेजों के द्वारा भारत में शुरू किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैमाइन्स का, यानी कि अब बात करेंगे आपदाओं का, कहें तो डिजास्टर का, कहें तो बाढ़ का, सुखाड़ का, यानी कि बाढ़ का, सूखे का, इन सारे चीजों की बात होगी। फैमिन्स में हम बात करते हैं क्योंकि यह हम लोग का जो टॉपिक है वो है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हम लोगों ने ओपियम वार देखा, नीड ऑफ इंडिगो देखा, इंपैक्ट देखा हम लोगों ने कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। हम लोग अब बात करेंगे फैमाइन्स का, अब हम लोग बात करेंगे आपदाओं का कि ये जो है ये कैसे विलेज लाइफ पर, विलेज इकोनॉमी पर असर डाला उस समय, यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात हो रही है। यह अध्याय जो है ये उसी समय केंद्रित है, उसी समय पर केंद्रित है जब अंग्रेजों का शासन जो है भारत पर हुआ करता था। फैमाइन्स में बात कर रहे हैं ड्रॉट, फ्लड, क्रॉप डिजीजेज ईटीसी डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। जो फसल है उसको कौन कौन सी चीजें बर्बाद कर दिया करती थी, तो सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कुछ ऐसे चीजें आ गई जो फसल को बर्बाद कर रही है। कीटनाशक का ज्ञान नहीं है, कीटनाशक है नहीं, जिसके कारण से फसल जो है वो बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है, खराब हो रहा है। द सफरिंग ऑफ पीजेंट डबल्ड ड्यू टू हैवी लैंड रेवेन्यू एंड टॉर्चर बाय द लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर। एक तो यहाँ पर बाढ़ आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, फसल को कीड़े खा जा रहे हैं, इधर तो पर किसान जो है परेशान है ही है, जो विलेज इकोनॉमी है वो तो खराब हो ही रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि जो मनी लेंडर हैं, जो पैसा देने वाले हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, जो जमींदार हैं, उनको अलग से पैसा चाहिए है किसान से। जहां पर एक तरफ तो इनका फसल नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ इनको और अपने ब्याज देने हैं, ये सारा कुछ देना है। तो ये इन दोहरे मार में ये जो किसान है ये इस समय फंस चुके थे। इट कॉज्ड पॉवर्टी, लैक ऑफ फूड एंड स्टार्वेशन। और इससे क्या हो रहा था कि गरीबी बढ़ रही थी, खाने को भोजन नहीं था और लोग
भूखे चल रहे थे, भूखे मर रहे थे, कुपोषित हो रहे थे। थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, बहुत सारे लोग जो हैं इसी में अपना जीवन खो गए, मर गए। द पीजेंट स्टार्टेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, तब क्या हुआ कि किसानों ने, कहा जाता है कि जब कोई चीज अति हो जाता है तो फिर वहां से क्रांति की शुरुआत होती है, तो यहां पर भी क्रांति की शुरुआत हुई और किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ फिर आंदोलन शुरू किया। आंदोलन को अंग्रेजी में मूवमेंट कहते हैं और क्रांति को अंग्रेजी में, यहां पर चीजें आ गई तो यहां पर क्रांति, रिवॉल्यूशन अंग्रेजी में और मूवमेंट हिंदी में आंदोलन, इन सारी चीजों की शुरुआत जो है किसानों के द्वारा की गई। अब हम लोग बात करेंगे पीजेंट रिवॉल्ट की, यानी कि किसानों वाले विद्रोह की बात करेंगे। द पीजेंट ऑफ केरला कॉल्ड मोपलाज, केरला के पीजेंट को मोपलाज कहते थे। रिवॉल्टेड इन 1860s, 1860 के दशक में, यानी कि 1860 से 1869 के दौरान इन्होंने एक विद्रोह किया ड्यू टू बर्डन ऑफ टैक्सेशन, कर के भार के विरोध में। द पुअर फार्मर रिवॉल्टेड अगेंस्ट द रिच फार्मर, जो पुअर फार्मर थे, जो गरीब किसान थे, वो अमीर किसानों के खिलाफ इस रिवॉल्ट को उन्होंने शुरू किया, इस रिवॉल्ट को उन्होंने किया। इन 1921, दूसरा पॉइंट है, इन 1921 वर्ष 1921 में द मुस्लिम पीजेंट रिवॉल्टेड अगेंस्ट द जमींदार, मुस्लिम जो किसान थे वो जमींदारों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह शुरू किया। द फार्मर अटैक्ड द मनी लेंडर एंड जमींदार ड्यू टू देयर एक्सप्लॉइटिव नेचर, यहां पर जो किसान थे, जो मुस्लिम किसान थे, वो लैंडलॉर्ड और जमींदार पर हावी हुए, यानी कि उनका विरोध किया, उनके खिलाफ गए, क्योंकि वो लोग शोषित कर रहे थे। द पीजेंट बर्न्ड द अकाउंट बुक, लूटेड ग्रेन शॉप एंड सेट देयर हाउसेज ऑन फायर, यहां पर किसानों ने, मुस्लिम किसानों ने क्या किया, तो किसानों ने क्या किया कि ये जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, इनके अकाउंट बुक को, इनके बही खाता को इन्होंने जला दिया, बहुत सारे फसलों की इन लोगों ने चोरी कर ली, लूट कर ली, और उनके घरों को, यानी कि जमींदार के घरों को और लैंडलॉर्ड के घरों को आग के हवाले कर दिया। अगला पॉइंट क्या कहता है, अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट देखा, यहां पर हम लोगों ने अभी बात की पीजेंट रिवोल्ट की। पीजेंट रिवोल्ट पहले देखे हम लोगों ने कि केरला वाला पीजेंट जो है वो क्या कर रहा है, तो गरीब किसान जो है वो अमीर किसान के खिलाफ विरोध कर रहा है 1860 के दशक में। तो दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने देखा 1921 में मुस्लिम किसान जो है वो जमींदार और लैंडलॉर्ड पर अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको लग रहा है कि इन्हीं के द्वारा हम लोग को शोषित किया जा रहा है। तो अब तीसरी बात जो होगी वो होगी वर्ष 1859 की। यहां पर क्या हो रहा है, इन 1859 द रॉयट्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज्ड टू ग्रो इंडिगो। यहां पर 1859 में जो बंगाल के जो रॉयट्स हैं वो इंडिगो की खेती के लिए मना कर देते हैं, इंडिगो की खेती के लिए वो मानते नहीं है, वो कहते हैं कि मैं इंडिगो की खेती नहीं करूंगा। अब रोएट्स कौन होते हैं, तो रोएटवारी सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि रोएट जो है वो कौन होते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है, रोएट के बारे में फिर से देख लेते हैं। द कल्टीवेटर और रोएट्स, जो कल्टीवेटर होते हैं उन्हीं को रोएट्स कहा जाता है, यानी कि जो किसान हैं, जो कृषक हैं, वही बेसिकली रोएट्स हैं। तो यहां पर जो किसान है वो मना कर देते हैं कि मैं इंडिगो की खेती यानी कि नील की खेती नहीं करूंगा, बंगाल वाले। द फार्मर, आगे लिखा हुआ है, द फार्मर अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज विथ वेपन। किसान सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, वो इंडिगो की फैक्ट्री में, कारखाने में, यानी कि नील के कारखाने में पर वो हमला कर देते हैं हथियार के साथ। एंड इंडिगो कमीशन वाज सेट अप टू फाइंड आउट द truth and ultimately it was decided that the Royals had to fulfill existing contract but in future they could not be forced to cultivate indigo। फिर यहाँ पर क्या होता है कि एक कमीशन बैठता है, एक आयोग बैठता है जिसका नाम इंडिगो कमीशन होता है, यानी कि नील आयोग का गठन होता है। और फिर देखा जाता है कि आखिर ये किसान ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो फिर सारा कुछ जांच पड़ताल के बाद यह निर्णय लिया जाता है
कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जो किसानों के साथ संधि हो चुका है, उसके तहत इन्हें नील की खेती करनी होगी। लेकिन इसके बाद जैसे इनका कॉन्ट्रैक्ट संधि खत्म होगा, फिर ये बाउंड नहीं होंगे कि वो नील की खेती करें, करना चाहे तो करें, न करना चाहे तो न करें। द इंडिगो फार्मर ऑफ चंपारण इन बिहार प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इंडिगो प्रोडक्शन। बिहार के भी जो इंडिगो फार्मर थे वो इंडिगो प्रोडक्शन के खिलाफ, इंडिगो के पैदावार के खिलाफ, नील के पैदावार के खिलाफ विरोध करते हैं, जो कि बिहार के चंपारण यानी कि भारत देश के बिहार राज्य के चंपारण हिस्से में इन्होंने यानी कि यहाँ के किसानों ने विरोध किया। महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी सपोर्टेड द कल्टीवेटर एंड स्टार्टेड फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट एट चंपारण अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर। यहाँ पर क्या होता है कि जो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था गांधीयन एरा में, जो पूरा का पूरा अध्याय ही है जो आप लोगों को पढ़ना है, तो गांधीयन एरा में हम लोगों ने देखा था मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। यानी कि महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने भी इन इंडिगो फार्मरों के पक्ष में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत इसी चंपारण से की। यानी कि चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत इंडिगो किसानों के साथ के हित के लिए, यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों के हित के लिए किया गया मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा चंपारण बिहार में इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। यानी कि जो इंडिगो के जो फैक्ट्रीज थे, जो वहां पर करवाना चाहते थे खेती, इन सारे चीजों के खिलाफ, या फिर सीधा सीधा कहें तो अमीर किसान और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। गरीब किसान और जो इंडिगो के जो किसान थे जो विरोध कर रहे थे उसके पक्ष में। अब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे, यहाँ पर अभी हम लोग रुकते हैं इस कक्षा में। अगली कक्षा में हम लोग इरिगेशन की बात करेंगे और इसके आगे की बात करेंगे, जो हम लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को इरिगेशन से आगे बढ़ाएंगे।